नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑकस समझौते के बारे में और ये भी देखेंगे कि कैसे ये एक बड़ा ग्लोबल डिफेंस एग्रीमेंट बहुत ही अनोखे तरीके से हमारे लिए लोकल लेवल पर नए मौके बना सकता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो जानेंगे कि ये ऑकस आखिर है क्या, फिर इसके दो मेन पिलर्स कौन से हैं और भारत के लिए इसका क्या मतलब है, और हाँ, आखिर में हम इसे एक ऐसी जगह से जोड़ेंगे जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ऑकस आखिर है क्या चीज। देखिए, हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक का जो इलाका है, वहां पिछले कुछ सालों से काफी हलचल मची हुई है। तो सवाल ये उठता है कि शक्ति का ये नया समीकरण क्या है जो ऑकस के रूप में हमारे सामने आया है। तो ऑकस जो 2021 में शुरू हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है। इसका नाम ही इसके मेंबर देशों से बना है। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए, कोई भी गठबंधन बनता है तो उसका एक मकसद होता है। इस गठबंधन का मुख्य मकसद जो बिल्कुल साफ साफ बताया गया है, वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते मिलिट्री पावर को बैलेंस करना। ऑक्यूलस की पूरी बनावट जो है ना, वो दो मेन पिलर्स पर टिकी हुई है। चलिए अब इन्हें समझते हैं। यहाँ हम दोनों पिलर्स को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है पिलर 1 जो न्यूक्लियर सबमरीन्स पर फोकस्ड है, और दूसरी तरफ है पिलर 2 जो फ्यूचर की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो पिलर 1 के तहत यूके और यूएस मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने में मदद करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी डील है जो उस पूरे इलाके की नौसैनिक ताकत को सीधे सीधे बदल सकती है। अब जो चीज इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है पिलर 2। ये सिर्फ पनडुब्बियों के बारे में नहीं है, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी एकदम लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात है। मतलब ये वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में जंग लड़ने का तरीका ही बदल देंगी। तो अब जब हमने ऑकस को समझ लिया है, तो सवाल ये उठता है कि इस इलाके के इतने बड़े प्लेयर यानी भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भारत की पहली चिंता अपनी पारंपरिक भूमिका को लेकर है। दशकों से भारत हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, मतलब वो देश जो इस इलाके में सुरक्षा और स्थिरता की एक बड़ी जिम्मेदारी लेता आया है। अब इस इलाके में न्यूक्लियर सबमरीन्स के आने से भारत की इस भूमिका पर असर पड़ सकता है। दूसरी चिंता है स्ट्रेटेजिक फोकस को लेकर, और यहीं पर ना ऑकस और क्वाड का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ऑकस एक प्योर मिलिट्री टैक्स समझौता है, जबकि क्वाड, जिसका भारत एक मेंबर है, वो कहीं ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सुरक्षा के साथ साथ सप्लाई चेन और हेल्थ जैसे मुद्दों पर भी काम करता है। ऑकस के जरिए अमेरिका का फोकस ईस्ट एशिया पर ज्यादा है, जबकि भारत की जो सागर नीति है वो पूरे हिंद महासागर को देखती है, जिसमें अफ्रीका के तट भी शामिल हैं। अभी तक हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिफेंस की बात की, लेकिन अब कहानी में एक बिल्कुल अनअपेक्षित मोड़ आने वाला है। इस ग्लोबल समझौते का एक भारतीय राज्य से क्या लेना देना है? ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर्स का मिलिट्री गठबंधन और दूसरी तरफ भारत का बिहार राज्य। इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? और इसका जवाब इस स्लाइड में छिपा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ऑकस के पिलर 2 में जिन एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, वही टेक्नोलॉजी भविष्य के ग्लोबल जॉब मार्केट को चलाने वाली हैं। और बिहार के पास क्या है? एक बहुत बड़ी युवा आबादी। तो मौका क्या है? बिहार इन ग्लोबल बदलावों का फायदा उठा सकता है। अगर राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इन नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिलेबस को अपडेट किया जाए और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ के युवा भविष्य के टेक और डिफेंस स्टार्टअप्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट फायदा भी है। जब हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ती है तो व्यापार के रास्ते भी सुरक्षित होते हैं। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत होती है और इसका सीधा फायदा बिहार जैसे राज्यों को मिल सकता है जो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने ग्लोबल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक की इस यात्रा में क्या सीखा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऑकस जैसे बड़े स्ट्रेटेजिक गठबंधन सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस के लिए नहीं होते। ये असल में टेक्नोलॉजी की ऐसी लहरें पैदा करते हैं जिनसे सही तैयारी के साथ लोकल लेवल पर भी असली अवसर बनाए जा सकते हैं। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ग्लोबल स्टेज पर लिए गए फैसले हमारे शहरों और कस्बों में मौजूद मौकों को और भी ज्यादा सीधे तरीके से प्रभावित करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।